सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से स्वागत करती हूँ आपका 9th सिविक्स की क्लास में। आज हम जो कम किया हुआ सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा लास्ट लेसन है उसका वीडियो बना रहे हैं। लेसन का नाम है संस्थाओं का कामकाज। तो देखिए, इस लेसन को देने का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले हम वो जानेंगे कि इसका उद्देश्य बच्चों को ये ज्ञान देना है कि लोकतंत्र में जो इतना बड़ा देश है उसको चलाने के लिए कोई एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति काफ़ी नहीं है। तो इसे चलाने के लिए संस्थाएं ज़रूरी हैं। वो संस्थाएं कैसे काम करती हैं उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। उसके अलावा जो हम जानेंगे वो है मंडल आयोग। मंडल आयोग कैसे बना, कैसे अस्तित्व में आया, उसके अलावा संसद के सदनों के बारे में और उनकी कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, संस्थाओं का कामकाज। 9th सिविक्स लेसन संस्थाओं का कामकाज भाग 1। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ये लेसन आपको सिलेबस में दिया गया है, इसके उद्देश्य क्या है। सबसे पहला उद्देश्य, देखिए हमारे देश में एक लोकतांत्रिक देश है जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो उसमें फैसले कैसे लिए जाते हैं, इन्हें लागू कौन करता है, इसका ज्ञान आप लोगों को देना। संस्थाएं कैसे काम करती हैं ये बताना। एक संस्था दूसरी से कैसे जुड़ी हुई है इसका ज्ञान देना। किस तरह यह संस्थाएं मिलकर सरकार के काम में सहयोग करती हैं इसकी जानकारी बच्चों को देना। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि चैप्टर क्या कहता है। क्या आप बता सकते हैं ये तस्वीर किस चीज़ की है? ये हमारी संसद की तस्वीर है। चलिए जानते हैं कि संस्थाएं कामकाज कैसे करती हैं। देखिए, जो देश का शासन है वो जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। अगर पूछा जाए भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है तो वो हमारे राष्ट्रपति हैं। देखिए दूसरी चीज़ क्या है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल यही करता है। मतलब जितनी भी नई नीतियाँ कार्यक्रम लाए जाते हैं वो सब प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद मिलकर निर्णय लेते हैं। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इनसे बनने वाले मंत्रिमंडल की बैठकों में ही राजकाज से जुड़े अधिकारों के अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। देखिए कौन कौन मंत्री बनेगा मंत्रिपरिषद में, तो इसकी सिफारिश प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को करता है और राष्ट्रपति उस व्यक्ति को नियुक्त कर देता है। उसके बाद क्या है, जो मंत्रिमंडल की बैठकें होती हैं उसमें सारे निर्णय लिए जाते हैं। संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। तो पहला देखिए कौन सा सदन, लोकसभा, और दूसरा राज्यसभा। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हासिल होना चाहिए। जो लोकसभा है उसका हम सदस्यों का चुनाव करते हैं, वोट डालकर हम अपना लोकसभा सदस्य खुद चुनते हैं और फिर उन्हीं चुने हुए व्यक्तियों में से वो मिलकर किसी को प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय लेते हैं। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर है कि राष्ट्रपति क्या है, प्रधानमंत्री कौन होता है, मंत्री परिषद कैसे नियुक्त होती है, हमारी संसद में सदन कितने हैं, प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं इससे। अब हम जानते हैं कि ये सब काम कैसे करते हैं। देखिए प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं
जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती है। मतलब कौन सी नीति देश में लागू की जाएगी, कौन उसे लागू करेगा, ये सब काम जो हैं वो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री मिलकर करते हैं। मंत्रियों द्वारा लिए गए फैसलों को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं। नौकरशाह मतलब जितने भी आईएएस ऑफिसर आपको दिखते हैं वो सब जो इनके लिए गए फैसले होते हैं उन्हें लागू करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच के विवाद को सुलझाया जाता है। बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को ये कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, और जो वो निर्णय लेते हैं उन्हें नौकरशाह मतलब जितने भी आईएएस कैडर के ऑफिसर्स होते हैं वो उसको लागू करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच अगर कोई विवाद हो तो उसे सुलझाया जाता है। चलिए इससे आगे देखते हैं। अब हम ये आपको एक बिल की कॉपी दिखाई दे रही है। तो देखिए, जब कोई सरकार फैसला लेती है तो उसे गज़ट में नोटिफिकेशन निकालना होता है। ये नोटिफिकेशन की कॉपी है, ये एक और नोटिफिकेशन की कॉपी है। तो देखिए इस तरह से सरकार अगर कोई प्रस्ताव पास करती है तो उसे गज़ट में प्रकाशित करवाती है। चलिए अब हम जानते हैं मंडल आयोग के बारे में कि मंडल आयोग क्या था। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में कुछ जाति ऐसी हैं जो कि पिछड़ी हुई थी, उन्हें ऊपर लाने के लिए या बराबरी का दर्जा देने के लिए मंडल आयोग बनाया गया। भारत सरकार ने 1979 में एक आयोग की नियुक्ति की जिसकी अध्यक्षता बीपी मंडल, जिसे दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहा जाता है, एक आयोग की स्थापना की जिसके अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल। आयोग ने 1980 में एक रिपोर्ट दी। इन सुझावों में से एक था कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण दिया जाए सरकारी नौकरियों में। इन मुद्दों पर कई वर्षों तक चर्चा चली। जनता दल ने 1989 में चुनाव जीता और वीपी सिंह जी उसके प्रधानमंत्री बने उस समय। तो उन्होंने इस आरक्षण को लागू करने का निर्णय लिया। मतलब बीपी मंडल जी द्वारा जो कमेटी की जो रिपोर्ट्स दी गई थी उसे लागू करने का फैसला उन्होंने किया। राष्ट्रपति ने संसद में अपने संबोधन में इसकी घोषणा की। चलिए कुछ और चीज़ें जानते हैं इसके बारे में। 6 अगस्त 1990 को मंत्रिमंडल ने लागू करने का निर्णय लिया मंडल आयोग को। प्रधानमंत्री ने संसद के दोनों सदनों में इसकी घोषणा की। वरिष्ठ अधिकारियों ने एक आदेश का मसौदा तैयार किया जिनमें से एक अधिकारी ने हस्ताक्षर किए और 13 अगस्त 1990 को जारी किया गया और एक ये ज्ञापन बन गया। ये देखिए अभी हमने देखा था ना, इस तरह से ये था, ये गज़ट नोटिफिकेशन है। देखिए ठीक है जी। इस मुद्दे पर काफ़ी बहस हुई और अंत में उच्चतम न्यायालय में ले जाया गया। इस मामले को इंदिरा साहनी और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस के रूप में जाना जाता है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने मंडल आयोग के आदेशों को वैध घोषित किया, लेकिन कुछ संशोधन करने के लिए कहा। देखिए अब हम जानते हैं कि किसे क्या मिला। सर्वोच्च न्यायालय ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की। कैबिनेट ने आदेश जारी करके उसे लागू करने को कहा।
राष्ट्रपति ने 27% आरक्षण देने का फैसला किया। सरकारी अधिकारियों ने आरक्षण को वैध करार किया। तो इस तरह से मंडल आयोग भारत में लागू हुआ। चलिए अब आप इस तस्वीर को देखिए। ये हमारी संसद की तस्वीर है। हमें संसद की आवश्यकता क्यों है? देखिए, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा जो अधिकार है वो संसद को होता है। कानून बनाना या विधि निर्माण का काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। दुनिया भर की संसद नए कानून बना सकती हैं, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती हैं या उन्हें ख़त्म कर सकती हैं, नया बना सकती हैं उनकी जगह। तो देखिए, विधायिका का सबसे पहला काम क्या है? कानून को बनाना, उसमें परिवर्तन करना। अगला देखते हैं कि संसद और क्या क्या काम करती है। दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। भारत जैसे देश में उसका सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है। संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है कि कहाँ से पैसे आए और कहाँ सरकार उसे खर्च कर रही है, तो उस पर संसद का नियंत्रण है। सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए ही संसद ही सर्वोच्च संघ है। मतलब एक संसद ही ऐसी जगह है जहाँ पर इसके ऊपर चर्चा की जाती है कि राष्ट्रीय नीति कैसी हो। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है। देखिए, कोई मंत्री अगर गलत कर रहा है तो जो विपक्ष के लोग हैं वो उससे उस चीज़ का जवाब मांग सकते हैं। किसी पर्टिकुलर विभाग के मंत्री से उसके आंकड़े पूछे जा सकते हैं कि उसने उस वर्ष में क्या क्या कार्य करवाए, कितना धन खर्च किया, कितना उसे लाभ हुआ, वो सब चीज़ें जानी जा सकती हैं। आगे देखते हैं हम इससे। देखिए, संसद के 2 सदन हैं, एक तो है राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ पीपल, क्योंकि उनका चुनाव हम खुद करते हैं। हमारे द्वारा चुने गए लोग लोकसभा में आगे पहुंचते हैं। भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, हालांकि वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। इसलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। चलिए इससे आगे देख लेते हैं अब हम। आइए अब हम राज्यसभा के बारे में जानते हैं। देखिए, जो राज्यसभा है उसे भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। इसे ऊपरी सदन के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान समय में इसमें 245 सदस्य हैं, जिनमें से जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं। अन्य सदस्यों का नॉमिनेशन होता है, अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। जो राज्यसभा के सदस्य हैं 6 साल के लिए चुने जाते हैं। देखिए, एकदम से सारे सदस्य को नहीं हटाया जा सकता, तो इसलिए राज्यसभा में एक रूल है कि 1/3 सदस्य हर 2 साल पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य उसमें आ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। आज के लिए बस इतना ही, इससे आगे वाला हम कल देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।